नमस्कार जंटे में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में हम बात करेंगे यूपी के सेकंड फेज के मतदान। गोवा और उत्तराखंड में एक ही चरण में 40 सीट के लिए गोवा और 70 सीट के लिए उत्तराखंड में किसकी होगी सरकार 10 तारीख को तय होगा। लेकिन अभी 5 चरण बाकी हैं उत्तर प्रदेश के लिए, वहां कवायद जारी है। 2 चरण का मतदान हो चुका है। अगर इन तीनों जगह पे बात करें तो तीनों जगह भाजपा की सरकार है। और उत्तर प्रदेश की बात की जाए 55 सीट 9 जिले, उसमें से 38 सीट भाजपा के पास में है। बड़ी चुनौती भाजपा के पास में, 4 उनके मंत्री हैं जिनकी साख दांव पर है। यूं तो हर प्रत्याशी की साख दांव पर होती है, लेकिन जब सत्ता में बैठे होते हैं तो दोहरी चुनौती, आपको सरकार वापस बनानी है और कहीं पे अगर एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई चीज होती है उसे पाटना भी है। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ सृष्टि काश्यप सिंह कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं, अरुण चौबे जी भाजपा से जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका। सृष्टि, मैं सबसे पहले एक रिएक्शन चाहूंगा सेकंड फेज पे। योगेंद्र जी, हमने पहले फेज पे भी चर्चा की थी और हमने उस वक्त पे ये बात कही थी कि जहां पे भी चुनाव हो रहे हैं वो भाजपा शासित राज्य है, तो वहां पे हमारी जो जनता है वो किन मुद्दों पे अपना वोट देगी, किन मुद्दों पे अपना मत से वो किसको छोड़ देगी, किस पार्टी को। क्योंकि अभी जो सत्ताधार पार्टी है, जो बीजेपी की पार्टी है, उसने जनता को त्रस्त करके रख दिया है महंगाई से और बेरोजगारी से। ये जनता के 2 सबसे बड़े मुद्दे हैं, महंगाई और बेरोजगारी, क्योंकि ये 2 ऐसी चीजें हैं जो जनता की जिंदगी को डायरेक्ट अफेक्ट करती है। और आज की जनता जाति धर्म से ऊपर उठकर अपने बेटरमेंट के बारे में सोच के वो अपना वोट देगी और इसका नतीजा हमें 10 मार्च को देखने को मिलेगा। जी चौबे जी, परिणाम का वक्त है अभी, लेकिन सेकंड फेज को लेकर के मैं आपका एक रिएक्शन लेना चाहूंगा। 38 सीट आपके पास में है 55 में से, और चुनौती बड़ी आपके सामने इस वजह से है कि गवर्नमेंट आपकी है। जी, मैं बहुत आपको बताना चाहूंगा कि जो सेकेंड फेज का इलेक्शन हुआ है उसमें पिछले बार हमने 55 में 38 सीटें जीती थी, तब हमारी सत्ता नहीं थी, उसके बाद हम जीते थे। इस बार हमारे सामने 5 साल का हमारे कार्यकाल का रिकॉर्ड है, जिसमें कि हमने बेहतर शासन, कानून व्यवस्था का राज, डेवलपमेंट और बेहतरीन निवेश लाए हैं, जिससे कि लोगों के जीवन में, इसके अलावा कोरोना जैसे महामारी को हम लोगों ने बहुत ही सफलतापूर्वक निपटा है, जिसमें कि अब तक उत्तर प्रदेश की जनता को लगभग 75% पॉपुलेशन को हम फर्स्ट डोज फ्री वैक्सीनेशन और 65% पॉपुलेशन को दोनों डोज दे चुके हैं। और बड़ी मात्रा में जो बूस्टर डोज फ्रंट कर्मियों को दिया जा रहा है वो हम दे रहे हैं। एक दूसरा प्रश्न कि हम लोगों ने इस आपदा की घड़ी में अपने प्रदेश की जनता को हर दवा, राशन और उनके लिए आवास से जुड़ी हुई समस्याएं और कोविड के दौरान उनको आवागमन की सुविधाएं हमने उपलब्ध कराई है। तीसरी बात कि हमने मेडिकल फैसिलिटीज जो कि 2017 तक जी, लेकिन अरुण जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा आपसे। यहाँ पे बहुत कुछ किया और हम उम्मीद भी यही करते हैं कि सरकार जनता के मत से चुनी जाती है और जो लेने वाला होता है वोट वो भी जनता का हिस्सा होता है, क्योंकि वो भी एक मतदाता होता है। वो किसी भी जगह हो सकता है कि अपनी विधानसभा क्षेत्र छोड़ करके दूसरे से लड़ रहा हो, लेकिन एक मतदाता जरूर होता है, वो कहीं का भी हो। यहाँ उम्मीद यह की जाती है कि मुद्दों को आधार बनाया जाता है। होता क्या है कि जब हम अपोजिशन में होते हैं तब बहुत एग्रेसिव होते हैं, लेकिन जैसे ही हम सत्ता के कुर्सी पर होते हैं बहुत डिफेंसिव होते हैं, क्योंकि जवाब आपको देना है, आप अपने अंदाज से जवाब देते हैं। यहाँ चुनाव में प्रतिपक्ष लगातार आप लोगों पे यह आरोप लगाता आ रहा है कि विकास के मुद्दे गौण हैं, बेरोजगारी पे चर्चा नहीं होती, महंगाई पे चर्चा नहीं होती, कानून व्यवस्था पे चर्चा नहीं होती, कि सरकार जो कह रही है वो जनता पूरी तरह से कैसे मान ले कि हाँ जो सरकार ने किया वही है, फिर तो राम राज्य है। जी बिल्कुल, बहुत सही आपने सवाल किया है। हम लोग न विकास के मुद्दे से पे बात करने से भागते हैं, न कानून एवं व्यवस्था के, और ना ही जन स्वास्थ्य, जन सरोकारों के मुद्दे से। हम डेवलपमेंट की मैं बात कर रहा था कि हमने 79 मेडिकल कॉलेजेस दिए, हमने 5 एक्सप्रेसवे दिए, हम जो है करीब अरुण जी, ये हम पूरी तरह से सारी चीजें जनता के बीच रख चुके हैं कि गवर्नमेंट ने ये किए, जो गवर्नमेंट ने दावा कर रही है कि हमने इतने वादे किए थे ये पूरे किए हमने। मैं सृष्टि के पास में एक बार जाना चाहूंगा, मैं लौटूंगा आपके पास में वापस। सृष्टि, प्रतिपक्ष लगातार यह आरोप लगा रहा है कि सरकार मुद्दों से भटकती है और वो दूसरी तरह के मुद्दों पर डाइवर्ट करने की कोशिश करती है, वो पोलराइज करने की कोशिश करती है। कानून व्यवस्था पे चर्चा नहीं होती, महिलाओं पे चर्चा नहीं होती,
बेरोजगारी और महंगाई पे चर्चा नहीं होती, जैसे कि आप लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन अभी चौबे जी बहुत सारी चीजें गिना रहे हैं, तो सरकार कह रही है कि हम तो करेक्ट करना चाहती हूँ। उन्होंने जो लास्ट में एक बात कही ना मेडिकल कॉलेजेस की, चौबे जी थोड़ा पार्लियामेंट्री लाइब्रेरी के रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो 2017 के पहले यहाँ पे उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी 47 मेडिकल कॉलेजेस थे। पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड है ये। अरुण जी आ रहा हूँ। आपने जो झूठ बोला है, जितनी आपने बात बयानबाजी की है, दैट्स अनदर थिंग। झूठ बोलने की आदत है आपकी पार्टी को, लेकिन जो पार्लियामेंट का रिकॉर्ड कहता है वो यही कहता है कि उत्तर प्रदेश में मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया ना। अरुण जी आ रहा हूँ। अरुण जी आप बोल रहे थे, उन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया। आप सुनिए, मैं लौटूंगा आपके पास में। और योगेंद्र जी आप एक बात बताइए, क्या आज इस देश में महंगाई नहीं है? क्या इस देश में आज यहाँ बेरोजगारी नहीं है? हम भुखमरी में प्रतिदिन निचले पायदान पे नहीं जा रहे हैं? तो क्या ये जनता के मुद्दे नहीं है? क्या जनता को इफेक्ट नहीं पड़ रहा? क्या जनता की आय में 53% की कटौती नहीं हुई है? देश की 84% के हाउस होल्ड में उनकी इनकम कम नहीं हुई है? योगेंद्र जी आप एक वरिष्ठ पत्रकार है, आपने ये सारे डेटा और फैक्ट्स आपने भी पढ़े हैं, आप भी जानते हैं। तो हम कैसे आज बीजेपी को ये बोलने दे सकते हैं कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया? किसके लिए काम किया है अरुण जी? आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि आम जनता की आय, आम मजदूर की आय आज भी 178 रुपीज पर डे है, लेकिन आपके शासन में अडानी की आय 1000 करोड़ पर डे है। आपके शासन में गुजरात में सबसे बड़ा बैंक फ्रॉड होता है। जब से आपने अडानी को वहां पोर्ट्स दे दिए, वहां पे 3-3 हजार किलो का हेरोइन और गांजा पकड़ा जाता है। तो आपने किसके लिए काम किया? ये तो पूरा देश देख रहा है। और आप अरुण जी, मैं आपकी सारी बात सुनूंगी, लेकिन आप बेरोजगारी को नहीं छुटा सकते हैं, आप महंगाई को नहीं छुटला सकते हैं, क्योंकि एक आम इंसान होने के नाते मैं भी 1100 रुपए का गैस सिलेंडर खरीदती हूँ, मैं भी 200 रुपए का सरसों का तेल खरीदती हूँ, और वो मैं झेल रही हूँ। तो मुझसे जो निचले वर्ग के लोग हैं और उनके ऊपर क्या आप बीती पड़ रही होगी जब आप उन्हें वापस बीपीएल की तरफ ढकेल रहे हैं? वो भी डेटा इनफैक्ट है कि पिछले एक वर्ष में आपने 4,60,00,000 लोगों को बीपीएल में ढकेला है। आप इस पर कैसे सफाई करेंगे? बस सृष्टि जी जवाब ले लीजिए। आपने कहा कि आप 1100 रुपए की सिलेंडर खरीदती हैं, तो आप गलत बोल रही हैं। सिलेंडर 1100 का नहीं, 1025 का है। 200 रुपए किलो सरसों के तेल, 75 रुपए चलिए, कोई नहीं। और आंकड़े तो सर 60 रुपए स्मृति ईरानी सर पे रख के घूमती थी महंगाई पे, आपको 75 रुपए की कमी दिख रही है। सृष्टि जी 1100 रुपए के बीच का डिस्टेंस नहीं दिख रहा है आपको? मैं आपको बहुत धैर्य से सुन रहा था, अगर कृपया सुन ले तो बेहतर हो। दूसरी बात, सरसों के तेल की आप बात की, सरसों का तेल 200 रुपए लीटर है, आप जो बोल रही है 190 रुपए लीटर, इन केस में बता दूं। दूसरी चीज की 3700 रुपए प्रति क्विंटल जो है आपके सरकार में, मतलब 2014 दिस इज वेरी फनी कि इनको 10 रुपए 75 रुपए का डिस्टेंस पता चल रहा है। 100 रुपए की पहले मिल रही थी, उसके बीच का इंक्रीमेंट इन्हें नहीं दिख रहा। आ रहा हूँ सृष्टि जी, लौट रहा हूँ आपके पास, अभी लौट रहा हूँ। फिर मैं बोलता हूँ, आप एक बात जानना चाहूंगा। तो अरुण जी एक बात मैं जानना चाहूंगा कि आप मुझे ये बताइए, योगेंद्र जी, मुझे बेरोजगारी, महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा है कि नहीं है? महंगाई बेरोजगारी मुद्दा है? योगेंद्र जी, मैं जवाब ही दे रहा था इन्हीं के प्रश्न का, लेकिन बीच में इंटरप्ट की मुझे मैडम। मैं वो बता रहा था कि 3700 रुपए क्विंटल सरसों था एमएसपी, आज सरसों जो है 5800 रुपए प्रति क्विंटल है। 1 लीटर सरसों का तेल 3 किलो में आता है, 3 किलो सरसों में 58 तिया कितना होता है, उसके अलावा उस पर खर्चे मैडम 200 रुपए। आप देखिए किसानों की जो सरसों पहले हवा में बन जाता था, जैसे नाले से गैस निकलती थी वैसे हवा में सरसों का तेल भी निकल जाता था, इसीलिए प्राइसेस कम थे पहले। अरुण जी बेरोजगारी दे रहे हैं आप। आपको मैं एक लॉजिक दूं योगेंद्र जी, एक सेकेंड, आपको मैं एक लॉजिक दूं क्यों महंगाई बढ़ी है? एक सेकेंड, आपकी सरकार आई है ना, आपने सुन नहीं रही है, हमने 5 लाख लोगों की नौकरी दी है, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, नौकरी दी है। एक मिनट, मैं लौट रहा हूँ आपके पास, 1 मिनट में आ रहा हूँ। अरुण जी मैं एक बात जानना चाहूंगा कि मैं यह जानना चाह रहा हूं कि महंगाई बेरोजगारी जो एक धरातल के मुद्दे हैं, वो मुद्दा है कि नहीं है? देखिए, आप जानते हैं कि जिस वैश्विक समुदाय में हम रह रहे हैं, इसमें कोरोना महामारी से दुनिया का कोई क्षेत्र प्रभावित नहीं है। ऐसा नहीं है जो कि प्रभावित हुए बिना बचा न हो। भारत भी इससे अछूता नहीं है, कुछ ना कुछ जरूर बढ़ा है मामला, इससे इनकार नहीं किया। लेकिन आप देखिए कि सरकार ने इन चीजों पर नियंत्रित करने का भरपूर प्रयास किया है। और मैडम की अगर सरकार होती इनके पार्टी की, तो तक जनता आत्महत्या कर रही थी खाए बिना। हमने सबको हर घर को राशन दिया है, हर घर को मेडिसिन दिया। एक बात जाना, अरुण जी
आपने चलिए फिर भी बहुत सदा हुआ जवाब दिया है, लेकिन आपकी पार्टी के तमाम नेता इस बात को खारिज करते हैं कि महंगाई है ही नहीं। महंगाई जिस परसेंटेज पे आ गई है कि कोरोना से भी पहले के वक्त चले गए, लेकिन आप चलिए ये तो स्वीकार कर रहे हैं कि महंगाई है। दूसरा, मैं बेरोजगारी को लेकर बात करना चाहूंगा। बेरोजगारी, महंगाई इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए बाकी चीजों के भी मूल्य बढ़े हैं। अगर हम कच्चे उत्पाद के मूल्य बढ़ाए हैं तो उनसे जो प्रोडक्ट होते हैं उनके मूल्य तो बढ़ेंगे। जैसे उदाहरण सरसों का ही ले लीजिए, अगर 37 रुपए किलो सरसों था, आज सरसों 58 रुपए किलो है, तो 140 रुपए से अगर सरसों का तेल 190 रुपया हो तो कौन सा महंगा हुआ। 66 रुपए किलो पे हमने जो है 3 किलो पे पहले महंगाई दायन खाए जाते हैं, अब महंगाई अच्छी है। उसी तरीके से हर चीज के एमएसपी बढ़ आप ही दे सकते हैं, ये लॉजिक आप ही दे सकते हैं। बिल्कुल। योगेंद्र जी, मैं आपसे एक जवाब देना पड़ेगा। अरे शांत रहिए भाई 2 मिनट। आप ये जो लॉजिक दे रहे हैं कि पहले जो सरसों का तेल था वो इतने में था, आज जो है इतना महंगा है, आपका ये लॉजिक होता है। तो पहले तो भाई नाले से गैस निकाल के हम बेच रहे थे 360 रुपए में, आपके हिसाब से जहाँ पे 1100 रुपए आज ये रहा। अरे मैडम, मैं आपको बताऊं क्यों महंगा हुआ है सरसों का तेल। आप लोग कोयला बेच, तो जवाब दे रही हूँ तथ्यों पे, आपको सुन लीजिए। देश की सीमाएं बेच रही थी, आप लोग सैनिकों की जो है वर्दियां बेच रही थी। जी कहाँ चले गए सर? ये उत्तर प्रदेश के चुनाव की मैं वोटिंग पे चर्चा कर रहा हूँ। योगेंद्र जी, मैं आपको एक रीजन दे रही हूँ। अरे शांत कराइए भाई। सुनिए अरुण जी एक सवाल बता रही है वो, मैं आप ही के पास, वो 2 ही लोग हैं आप लोग। लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ कि क्यों महंगाई बढ़ी है। सरसों के दाम बढ़ने से महंगाई नहीं बढ़ी है, तेल नहीं बढ़ा है, इसलिए बढ़ी है एसेंशियल। अरे शांत रहिए भाई, अभी आ रहा हूँ अरुण जी। कमोडिटीज होती है सरकार मुझे कहीं शांत रहिए, मैं तो शांति से आपको सुन रहा हूँ, बोल लीजिए। कमोडिटीज होती है सरकार के द्वारा। योगेंद्र जी, सरकार बोलते है कि हमारा हक प्रोक्योरमेंट पे पहले किस पे होता है, उसके बाद जो होलसेलर्स होते हैं वो उसको प्रोक्योरमेंट करते हैं। तो गवर्नमेंट ने अपने उस एसेंशियल कमोडिटीज में से क्या क्या रिमूव किया? दाल आज सबसे महंगा है, चावल, ऑयल सीड्स जिससे तेल बनता है, एडिबल ऑयल, अनियन, पटेटो, ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 इंट्रोड्यूस किया गया था सबसेक्शन 14A सेक्शन 3 में। उसमें से आपने इन चीजों को बाहर निकाला ताकि जमाखोरी हो सके आपके जो अमीर दोस्त हैं उनके द्वारा, ताकि वो प्राइस बढ़ा के आम जनता को त्रस्त कर सके। तो ये लॉजिक करिए, ऐसा नहीं होता है कि पहले अगर 360 यूपीए दे रही थी तो हम जमाखोर दे रहे थे। सृष्टि में जवाब दिलवा रहा हूँ आपको, जवाब देना पड़ेगा। जवाब दिलवा रहा हूँ मैं। अरुण जी आप जवाब दीजिए। 25,000 से ज्यादा आत्महत्याएं हो चुकी है आपके कार्यकाल में। बेरोजगारी, अरुण जी आप बोलिए। सृष्टि जी मैं जवाब दिलवा रहा हूँ, जवाब सुनिए एक बार, जवाब सुनिए। अरुण जी हाँ बिल्कुल आप बोलिए, आपका वक्त है, आप बोलिए। टाइम में भी बोलेंगी, बोलिए, आप बोलिए। सृष्टि जी, जमाखोरी उत्तर प्रदेश में नहीं है, आपके पास आंकड़े होंगे। रही बात जो आपने अंबानी और अडानी की बात की, तो अंबानी जी आज तो नाम नहीं लिया, लेकिन आप सीधे अंबानी अडानी के पास चले गए। जी बोलिए अरुण जी बोलिए, कंटिन्यू करिए। अरुण जी कंटिन्यू करिए, आप कंटिन्यू करिए। मैं आपको सुन रहा था, मुझे सुने कृपया। तो अंबानी आज के अमीर नहीं है। इंदिरा गांधी जी आपके पार्टी की नेता थी, प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी जी के साथ उनकी अनिल अंबानी का राष्ट्रीयकरण किया गया था जब इंदिरा गांधी जी थी। आज आप बैंकों को प्राइवेटाइजेशन करा रहे हैं। सृष्टि जी एक बार सुनिए, सृष्टि जी जवाब सुनिए, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। बेहतर रहे। बिल्कुल अरुण जी आप बोलिए। चीज आप लोग की समस्या ये है, अडानी की संपत्ति बढ़ रही है, समस्या नहीं है। समस्या बढ़ रही है कि वो दलाली का पैसा आम जनता की समस्या बढ़ रही है। समस्या इस बात से अरुण जी, अडानी की बढ़ती रहे, आम जनता की घट क्यों रही है? हमारा सवाल ये है। आज विदेशियों के हाथ गिरवी कार्यकाल में अडानी कैसे फल फूल रहा है और गरीब आदमी बिलो पॉवर्टी लाइन की तरफ जा रहा है? सृष्टि जी आप जवाब तो सुनिए, जवाब सुनिए। अरुण जी जवाब दे रहे हैं। इंदिरा गांधी जी के जवाब तो सुनिए एक बार, जवाब सुनिए। आदत ही नहीं सुनने की, तानाशाह पार्टी को आदत कहाँ रहेगा सुनने का? ये लोग तो तानाशाही पार्टी है। अपने पास समय कम है। अरुण जी बोलिए, मुद्दे पे लौटते हैं अपन। बेरोजगारी पे बोलिएगा अरुण जी। बेरोजगारी पे ही बोल रहा हूँ। हमने 5.5 लाख लोगों को उत्तर प्रदेश में पिछले 4.5 वर्षों में गवर्नमेंट जॉब दिया है। आप आंकड़ा उठा के देखिए, का डेटा है अरुण जी। 16 लाख नौकरियां खत्म हुई है 17 से 2021 के बीच में। 14.5 नौकरियां खत्म हुई है।
क्षेत्रों में भी नौकरियां दी कौन हैं। सा बेटा, आप कौन सी नौकरियां दी है? कैसे बैलेंस आउट होता है कि आपने 4 लाख दिया है लेकिन उसी वक्त 16 लाख नौकरियां खत्म हो 72,000 गई? कर्मियों की नौकरी, 72,000 शिक्षकों की नौकरी, 16,000 लेखपालों की नौकरी, टोटल 4.5 लाख गवर्नमेंट जॉब, 14.5 16 लाख लाख एग्जिस्टिंग नौकरियां खत्म हुई है अरुण जी, मैडम। सीएमईआई का डेटा है। तो योगेंद्र जी, सृष्टि जी को सुनना ही नहीं है, सच तो ये है। ये बोल रही थी मैं आराम से, जवाब नहीं दे रहे, मैं इन्फ्लेशन पे दीजिएगा। मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूँ, आप कह रही जवाब नहीं दे रहा तो हूँ। मैं भी आपको आंकड़ा दे रही हूँ कि सीएमईआई का डेटा से आपसे बात कर रही हूँ कि 16 लाख नौकरियां छीनी गई है। 5.5 लाख गवर्नमेंट जॉब, 14.5 लाख सार्वजनिक क्षेत्र, 14.5 लाख हो गया। अच्छा, 14.5 लाख, 4.5 लाख 14.5 लाख भी हो गया। डिसाइड कर लीजिए कितने दिए। पता है झूठ बोलने में नंबर थोड़े ऊपर नीचे हो जाते, लेकिन एक सच वाला आंकड़ा बता रही हूँ। आज उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ बेरोजगार युवा है अरुण जी। झूठ बोलने में नंबर ऊपर नीचे हो जाते होंगे आपके, लेकिन असलियत ये है कि आपकी सरकार में 16 लाख एग्जिस्टिंग नौकरियां खत्म हुई है और आज उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ बेरोजगार युवा है। जितने का, चलिए मैं माफी चाहूंगा अरुण जी, अरुण जी, अरुण जी, अरुण जी, अरुण जी, अरुण जी, चलिए मैं एक बात जानना चाहूंगा अरुण जी, अरुण जी, अरुण जी, अरुण जी, मैं एक रिएक्शन लेना चाहूंगा आपका। ये चलते चलते आपकी 55 सीट में से 4 मंत्री, कुछ चेहरे बदले गए हैं आपके माध्यम से। मैं गोवा और उत्तराखंड की चर्चा नहीं करूंगा यहाँ पे, क्योंकि वहां से हमने चर्चा की है कुछ वरिष्ठ पत्रकारों के साथ में, और मैं यूपी को बेस बना करके बस एक आखिरी आपसे मैं जवाब जानना चाहूंगा कि ये 55 जो सीट हैं 9 जिलों में आप लोगों ने नए प्रयोग भी करके देखे हैं, क्या माना जाए कि जो नए प्रयोग हैं उसके साथ में कुछ रंग बीजेपी दिखा पाएगी यहाँ पे? क्योंकि सवाल यह हो रहा है कि बीजेपी को अपने भीतरी घात का बड़ा खतरा सता रहा है इन सीटों पर। योगेंद्र जी, मैं बहुत स्पष्ट आपको बता देना चाहता हूं कि पिछली बार हमने 33 सीट जीता था, इस बार हम 40 प्लस जीतेंगे। जी, 15 तो आप भी लूज मान के चल रहे हैं। नहीं, 55 में 33 जीते थे पिछली बार। अब की बार 40, वही कह रहा हूं कि 15 तो आप भी मान के चल रहे हैं कि हम लूज करेंगे। नहीं, देखिए 100% सीटें नहीं जीती जा सकती ना। 33 पिछले बार का हमारा 33 था, इस बार हम अपने काम के दम पर 40 जीत जाएंगे। अगर आप जीत जाएंगे तो ईवीएम पे सवाल खड़ा होगा, ये कहना चाह रहे हैं जी। ईवीएम पर सवाल तो देखिए ये लोग हमेशा खड़ा करते हैं, हर पराजय के बाद विपक्ष ईवीएम का रोना रोता है, और इस बार तो मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है, तो चले मैं रोकना चाहूंगा। तो चले, तमाम मतदाताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं जिन्होंने शिरकत की लोकतंत्र के इस पर्व में, और आपका जब भी टर्न आए जरूर आप वोट डालें, क्योंकि लोकतंत्र की मजबूती के लिए आपका मत बहुत महत्वपूर्ण है। अब बहुत शुक्रिया आप सभी का, और बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।